हेलो एवरीवन। तो ये आपका जीएस का टेस्ट नंबर 7 होगा। अब तक आप लोगों के 6 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं फॉर द कॉमन पोर्शन ऑफ यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 जीएस प्लस जीआईसी जीडीसी और एचईओ के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं जीआईसी और जीडीसी की, तो इनके अब तक लगभग 40 से अधिक मॉडल पेपर डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगी। पहली प्लेलिस्ट में आपको विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितना भी आपका सिलेबस है सभी 6 यूनिट आपके डिस्कस किए गए हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडल पेपर हैं उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट होगी। साथ ही साथ जो जीएस का पोर्शन है, कॉमन पोर्शन फॉर द खंड शिक्षा अधिकारी, बीईओ, एचईओ, जीआईसी, जीडीसी या फिर यूपीएचईएससी के लिए इनका जो कॉमन पोर्शन है इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं या ये वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। फ्री ऑफ कास्ट आप केवल इन लेक्चर की सहायता से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत ही शानदार अंक आप एग्ज़ाम में प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी और पेड ग्रुप जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर ये जो वेबसाइट है इस पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम विगत 2 महीने के करंट अफेयर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर यूपीएचईएससी प्लस जीआईसी एंड जीडीसी, उन्हीं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी, तो अगर आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भारत का पहला राजमार्ग, देखो ये पहला राजमार्ग बना है, देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें पशु और वाहन टकराव को कम करने के लिए वन्य जीव सुरक्षित सड़क बनाई गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पूछा जा रहा है कि वो राजमार्ग कौन सा है, भारत का पहला राजमार्ग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें पशु और वाहनों के टकराव को कम करने के लिए वन्य जीव सुरक्षित सड़क का निर्माण किया गया है। तो सही आंसर होगा NH नेशनल हाईवे 45। ये जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, दिसंबर 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 45 पर भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क जो है ये शुरू की है। तो दोस्तों ये सड़क भोपाल और जबलपुर को जोड़ने वाले NH 45 के 9.6 लगभग 9.5 किलोमीटर लंबे हिरन सिंदूर खंड पर है। यह नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के पास एक घने वन गलियारे से गुजरती है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, इसमें भारत में पहली बार टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग भी शुरू की गई है, जो ड्राइवरों को अचानक ब्रेक लगाए बिना धीमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसकी लागत 122 करोड़ रुपए, मतलब 122 करोड़ रुपए में ये जाकर बना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 3 से 13 दिसंबर 2025 तक IBA मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। और दोस्तों इसका आंसर होगा कहां पर, तो दुबई में किया गया था, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये जो IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 हुआ, इसमें जो टैली रही, मेडल टैली, तो रूस उसमें टॉप पर रहा था। रूस ने कुल कितने पदक जीते, 13 पदक जीते थे, जिसमें 7 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक था। ठीक है, कजाकिस्तान दोस्तों ये दूसरे स्थान पर रहा और उज्बेकिस्तान था मेडल टैली में तीसरे स्थान पर। ओके, नेक्स्ट है एम्स नई दिल्ली द्वारा दिसंबर 2025 में पहली बार परीक्षण किया गया सुपरनोवा स्टेंट किस रोग के उपचार से संबंधित है। सुपरनोवा स्टेंट, इसका जो परीक्षण है एम्स नई दिल्ली के द्वारा किया गया दिसंबर 2025 में, जो कि स्ट्रोक के इलाज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, स्ट्रोक। और देखो फ्रेंड्स, ये जो सुपरनोवा स्टेंट है इसको भारतीय परिवेश के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जहां पश्चिमी देशों जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके मुकाबले कम उम्र में ही लोग स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। सुपरनोवा स्टेंट ये कहाँ पर बनेगा, तो भारत में ही बनाया जाएगा और इससे प्रतिवर्ष स्ट्रोक का शिकार होने वाले लगभग 17 लाख से अधिक लोगों को सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में संपन्न WTT का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे बताता हूँ, अगर आपको पता है तो आप बताइए। WTT फाइनल हांगकांग 2025 के संबंध में 2 कथन है। पहला कथन,
पुरुष एकल का खिताब तोमोकाजु हरिमोटो जापान ने जीता। दूसरा कथन है कि महिला एकल का खिताब वांग मान्यू चीन ने जीता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या दोनों सही हैं? जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं, यानी कि पहला भी सही है। पुरुष एकल मेन सिंगल्स का खिताब जीता है तोमोकाजु हरिमोटो जो कि जापान से हैं, जबकि फीमेल सिंगल का खिताब जीता है वांग मान्यू जो कि चाइना से हैं। तो आपको बता दें कि 10 से 14 दिसंबर 2025 तक WTT यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फाइनल का आयोजन हांगकांग चीन में किया गया। यह एक विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता है। परिणाम क्या रहा? पुरुष एकल विजेता दोस्तों बने हैं तोमोकाजु हरिमोटो जो कि कहाँ से हैं? जापान से हैं। इन्होंने किसको हराया? तो ट्रल्स मोरेगार्ड को हराया था जो कि स्वीडन से हैं। जबकि महिला एकल विजेता बनी हैं वांग मान्यू चाइना से, और इन्होंने हराया था चीन की ही कुआई मैन को। ठीक है, बस अगर आपके प्रश्न बनने होंगे तो इन्हीं दोनों से बन जाएंगे। नीचे तो मैं आपको यूं ही बता रहा हूं कि मिश्रित युगल विजेता ये दोनों दक्षिण कोरिया से हैं। बस इतना याद रखना, देश का नाम एक बार जान लो, लिम जोन हुन और सिन यूबिन। ये नाम कभी पूछे नहीं जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों दक्षिण कोरिया से हैं, ये पता है कि मिश्रित युगल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। पहला कथन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन 9 से 14 दिसंबर 2025 के बीच चेन्नई में किया गया था। ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला है, स्क्वैश विश्व कप का अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम टूर्नामेंट, इसकी मेजबानी वर्ल्ड स्क्वैश के द्वारा की जाती है। ये कथन भी आपका सही है। तीसरा है, स्क्वैश विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने टॉप सीड मिस्र को 3-0 से हराया। दोस्तों 3-0 से हराया था, लेकिन टॉप सीड यहाँ पर मिस्र नहीं है बल्कि कौन है? तो हांगकांग को हराया था। ठीक है, हांगकांग को हराया था, और यह भारत का दूसरा स्क्वैश विश्व कप खिताब था। तो ये भी गलत है, ये दूसरा नहीं था, ये भारत का पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब था। ठीक है, यानी कि सी जो है यह गलत है, तो यही तो आपका आंसर भी है, हमको गलत को ही तो पहचानना था। डी है, स्क्वैश विश्व कप 2025 के पुरुष एकल मुकाबले में अभय सिंह ने एलेक्स लाउ को हराया था। ये कथन भी आपका सही है, तो उत्तर बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है ना दोस्तों, स्क्वैश विश्व कप 2025 में भारत ने फाइनल में टॉप सीड हांगकांग को 3-0 से हराया था, और भारत का यह पहला स्क्वैश विश्व कप है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला एशियाई देश भी बना है। अभी तक एशिया में जितने भी देश हैं उनमें से कोई भी स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीत नहीं पाया है। आपका अगला क्वेश्चन है, FIH हॉकी जूनियर्स वोमेंस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है FIH के बारे में, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। ठीक है, तो हॉकी जूनियर्स वोमेंस वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन दोस्तों ये किया गया सैंटियागो शहर जो कि चिली की राजधानी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो दिसंबर 2025 में 1 से 13 दिसंबर के बीच में किया गया। FIH हॉकी वोमेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? चिली के सैंटियागो में। ठीक है ना दोस्तों, इसमें कुल 24 टीमों ने हिस्सा लिया था। यह वोमेंस हॉकी जूनियर WC का 11वां संस्करण था, 11th एडिशन, ये भी आप याद रखेंगे। फाइनल मुकाबले में कौन जीता? तो फाइनल मुकाबला जीता था नीदरलैंड्स ने, और किसको हराया था? अर्जेंटीना को हराया था। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2025 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता ओडिशा मास्टर्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह प्रतियोगिता कब हुई? दिसंबर में, और इसका नाम क्या है? ओडिशा मास्टर्स 2025। पहला कथन, पुरुष एकल का खिताब जीता है इंडोनेशिया के मोहम्मद यूसुफ ने। तो ये तो आपका गलत है। दूसरा है, महिला एकल का खिताब जीता है भारत की उन्नति हुडा ने। ये कथन सही है, तो केवल दूसरा वाला कथन दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब बात करते हैं कि 9 से 14 दिसंबर 2025 तक बैडमिंटन प्रतियोगिता ओडिशा मास्टर्स 2025 का आयोजन कटक में किया गया जो कि ओडिशा में ही आता है। पुरुष एकल का खिताब जीता गया किसके द्वारा? तो किरण जॉर्ज के द्वारा, जो कि भारत से ही हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जो पहला कथन था ये गलत था। ठीक है, जो कि मोहम्मद यूसुफ जो थे इनको तो हराया गया था किरण जॉर्ज के द्वारा। मोहम्मद यूसुफ ये कौन बने थे? ये रनर अप थे, यानी कि उपविजेता बने थे। ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो दूसरा कथन केवल आपका यहाँ पर करेक्ट है।
और महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। और यहाँ पर उन्नति हुड्डा ने किसको हराया? ईसा रानी बरुआ को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 2025 को MSME मंत्रालय और अमेजन के बीच हुआ समझौता ज्ञापन किस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कारीगरों को डिजिटल बाजार से जोड़ने के लिए किया गया था? तो कब किया गया है? 13 दिसंबर 2025 को MSME मंत्रालय और अमेजन वही जो आपकी मार्केटिंग कंपनी है, तो जो यहाँ पर समझौता हुआ है MOU, तो दोस्तों ये PM विश्वकर्मा योजना के लिए किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो 13 दिसंबर 2025 यह समझौता ज्ञापन नई दिल्ली के निर्माण भवन में विकास आयुक्त कार्यालय और अमेजन की टीम के बीच में किया गया। PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को हुई थी। कई बार एक पॉइंट भी एग्जाम में पूछा गया है। पारंपरिक कारीगरों को समग्र और संपूर्ण सहायता देने के लिए यह समझौता किया गया है। किसके द्वारा? तो ध्यान देना कि यह जो समझौता हुआ है विकास आयुक्त कार्यालय और अमेजन की टीम के बीच में किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 14 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत जनगणना 2027 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ये हैं जनगणना 2027 से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट है कि जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की 8वीं और कुल 16वीं जनगणना होगी। तो ये दोस्तों आपका जो कथन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अगला है कि जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होने जा रही है। तो ये कथन भी आपका करेक्ट है और इसमें मोबाइल और एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा संग्रहण किया जाएगा। नेक्स्ट है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना फरवरी 2027 से शुरू होगी। तो दोस्तों ये आपका सही नहीं है। यह जनगणना 2026 से ही स्टार्ट कर दी गई है और ये भी कह रहे हैं कि जनगणना 2027 में जाति गणना को भी शामिल किया जाएगा। ये कथन भी आपका करेक्ट है। यानी कि केवल 3 वाला जो विकल्प है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिए कि 12 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कुल कितना 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की 2027 की जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। जनगणना 2027 ये 2 चरणों में होगी। पहले चरण में क्या होगा? अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच मकानों का सूचीकरण, आवास जनगणना संपन्न होगी। दूसरे चरण में फरवरी 2027 स्टार्ट होगी। इसमें जनसंख्या की गणना की जाएगी। हालांकि ध्यान दीजिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो बर्फीले और दुर्गम क्षेत्र हैं यहाँ पर जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में ही कराई जाएगी, जो कि यहाँ पर कब दिया गया है कि फरवरी 2027। तो इसलिए यहाँ पर गलत है, यह सितंबर 2026 से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। लगभग 30 लाख कर्मचारी इसमें काम करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोपरा जलाशय के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि 12 दिसंबर 2025 को कोपरा जलाशय की आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। करेक्ट है। कोपरा जलाशय बिलासपुर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं। दिसंबर में भारत में कुल 96 प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि दिसंबर तक तो 96 ही रामसर साइट्स है भारत में, लेकिन फरवरी में 2 साइटें और ऐड की गई हैं। तो नाउ डेज भारत में कितने हो गए हैं? तो 98 रामसर साइट्स हैं। ठीक है। सबसे अधिक तमिलनाडु में है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान दीजिएगा कि दिसंबर में कोपरा छत्तीसगढ़, कोपरा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, जबकि सिलीसेड लेक ये राजस्थान में है। दोनों को रामसर साइट की संज्ञा प्रदान की गई है। जबकि फरवरी 2026 में पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है और छारी ढांड वेटलैंड जो कि कच्छ गुजरात में है, इन दोनों को भी रामसर साइट की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब भारत में कुल 98 रामसर साइट हो चुकी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वेटलैंड डे कब मनाते हैं और इस साल की थीम क्या है? फटाफट कमेंट करो क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका 12 दिसंबर 2025 को मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित सॉयल लेक यानी कि मृदा झील किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसका आंसर होगा पूर्वी गारो हिल्स में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
यह झील नेंग सांग नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत डेवलप की गई है। पहल का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण जल निकाय का संरक्षण और पुनरुद्धार करना व पर्यावरण पर्यटन होता है उसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो स्थानीय सुंदरता है उसमें भी इसके द्वारा थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि पहला देखिए यहाँ पर कथन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों को आपको देखना है और आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है 20 से 28 नवंबर 2025 के मध्य 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पणजी गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन है कौन सा सही है, तो वियतनाम की फिल्म स्किन ऑफ यूथ ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है, ये कथन आपका बिल्कुल करेक्ट है और पहला भी कथन आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका उत्तर होगा। तो दक्षिण एशिया का एकमात्र फिल्म महोत्सव है जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशंस यानी कि FIAPF द्वारा कॉम्पिटिटिव फीचर फिल्म कैटेगरी में मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना कब होती है, 1952 में। ध्यान दीजिए कि इसमें एस्ले मेफेयर द्वारा निर्देशित वियतनामी फिल्म, तो डायरेक्टर कौन है, एस्ले मेफेयर। तो वियतनाम की एक फिल्म है स्किन ऑफ यूथ ने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड को जीता है। ध्यान दीजिए कि वर्ष 2004 से ये जो आयोजन है लगातार गोवा में ही किया जा रहा है, जहां यह हर वर्ष संयुक्त रूप से नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार तथा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा यानी कि गोवा सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, PDF आप जरूर ले लीजिएगा, PDF आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जान सकते हैं कि ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ये जो स्क्रीनशॉट है इस पर आप पेमेंट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है कि किस प्रकार से ग्रुप चलता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 6 से 7 दिसंबर 2025 के मध्य विद्युत क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए ये जो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है 6 से 7 दिसंबर 2025 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर, ठीक है, राष्ट्रीय सम्मेलन 2025। तो ये नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिए। और इसका आयोजन भारत मंडपम में किया गया। इसकी एक थीम भी है, क्या थीम है, स्मार्ट, कुशल और सतत विद्युत वितरण के लिए AI मशीन लर्निंग का उपयोग। आयोजन विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, आपका अगला क्वेश्चन है कि 5 और 6 दिसंबर 2025 के मध्य अर्थ समिट पृथ्वी सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों उत्तर होगा इसका गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, तो गांधीनगर में एक महात्मा मंदिर है जहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण नवाचार और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसकी थीम है एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में पहला फीफा शांति पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। आपको पता ही है, इन्होंने कहा कि मैंने पूरी धरती के कई युद्धों को रुकवाया, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया मैंने, भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध रुकवा दिया मैंने, इसलिए मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। जब इनको नहीं मिला तो इन्होंने अपना पुरस्कार ले लिया फीफा शांति पुरस्कार के रूप में। तो डोनाल्ड ट्रंप याद रखिएगा, हो सकता है कि अगली बार इन्हीं के कहने पर किसी को दिया जाए। हालांकि फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने उन्हें यह पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट है आपका 3 से 7 दिसंबर 2025 को पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव 2025। तो ये जो फेस्टिवल है इसका नाम है पाटन शिल्प और संस्कृति महोत्सव 2025। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नेपाल में किया गया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो नेपाल के ललितपुर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यूपी वाला ललितपुर नहीं, नेपाल का ललितपुर। और इस प्रदर्शनी का जो उद्देश्य है क्या था, नेपाली कला, संस्कृति और पारंपरिक हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देना।
आपका अगला क्वेश्चन है 6 से 7 दिसंबर 2025 के मध्य पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कब किया गया? 6-7 दिसंबर 2025 को। नाम क्या है सम्मेलन का? पर्यावरण पर क्षेत्रीय सम्मेलन। दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो तमिलनाडु के चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। याद रखिएगा इसको भी। अगला है हरिमऊ शक्ति नामक जो युद्धाभ्यास है 2025 में, तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं हरिमऊ शक्ति 2025 के लिए। पहला कथन, ये जो युद्धाभ्यास है भारत मलेशिया के बीच होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। 5 से 18 दिसंबर 2025 के मध्य इस अभ्यास का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया। दोनों कथन आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर उत्तर है, ठीक है ना। और देखो फ्रेंड्स, इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है कि आतंकवाद रोधी अगर कोई अभियान होगा तो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं, संयुक्त सेनाएं, ये कैसे प्रतिक्रिया करेंगी, कोऑर्डिनेशन के बारे में यह अभ्यास किया गया था, जिसमें भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डोगरा रेजिमेंट की इकाई ने, जबकि मलेशिया पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रॉयल मलेशियाई सेना की 25वीं बटालियन की टुकड़ियों ने। और ये जो हरिमऊ शक्ति नामक युद्धाभ्यास है भारत और मलेशिया के बीच में 2012 से ही आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2025 को 46वीं खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये है दोस्तों आपका 46वां खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन 2025। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो मनामा में किया गया। मनामा दोस्तों यह बहरीन में स्थित है, आप जानते ही हैं। और इस अवसर पर वैश्विक नेताओं ने सखीर, ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर हो सकता है एग्जाम में ये भी आ जाए कि सखीर घोषणा पत्र का संबंध किससे है। तो ध्यान देना कि 46वीं खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन से है सखीर घोषणा पत्र का संबंध। और इसमें गहन राजनीतिक सुरक्षा तथा आर्थिक एकीकरण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रतिभाग किया है। दोस्तों बात करते हैं खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में, यानी कि GCC के बारे में। तो यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसमें सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान शामिल हैं। स्थापना इसकी 1981 में होती है। मुख्यालय मिलेगा आपको रियाद में, जो कि सऊदी अरब की राजधानी है। आपका अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक द्वारा दिसंबर 2025 में भारत को प्रदान किए गए $650 मिलियन के नीति आधारित ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात ये हो रही है कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने दिसंबर 2025 में भारत को $650 मिलियन दिए हैं। और ये क्यों दिए हैं? तो कहा ये है कि आप वर्ष 2027 तक 10 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर स्थापना को बढ़ावा दें। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखो दोस्तों, 2 दिसंबर 2025 को ADB द्वारा भारत में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए $650 मिलियन के नीति आधारित ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा 2027 तक 10 मिलियन घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाना है। आपको पता है ना, 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है, ठीक है। और यह वित्त पोषण भारत सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को समर्थन देगी। ध्यान दीजिए कि इस योजना के तहत 2 किलोवाट तक की प्रणाली पर 60% की सब्सिडी, जबकि अगर इससे ज़्यादा आप पावर इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 किलोवाट पर आपको अतिरिक्त भाग पर, यानी कि जो एक्स्ट्रा 1 किलोवाट बचेगा उस पर 40% की सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। कम से कम इसके लिए 5000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 1500 के आसपास महिलाएं रहेंगी। ग्रीन जॉब्स सृजित करने में, महिला सशक्तिकरण बढ़ाने में और बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति मजबूत करने में यह जो इनिशिएटिव रहेगा सहयोग करेगा। और इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 2.88 करोड़ टन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन में कमी होगी। भारत के 30 गीगावाट रूफटॉप सोलर लक्ष्य में यह प्रमुख योगदान प्रदान करेगा। दोस्तों जो बाकी के प्रश्न हैं वो अगले लेक्चर में, क्योंकि वीडियो लगभग 25 मिनट का हो चुका है और प्रयास रहता है कि आधे घंटे के अंदर ही इसे रखा जाए। तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 9452252260 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको जानकारी शेयर कर दी जाएगी। और ग्रुप ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।